दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, करते रहिए। लेकिन दोस्तों, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती। सिलेक्शन होता है सही डायरेक्शन में लगातार मेहनत से। और दोस्तों, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एवरेज रहने से सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखा कीजिए, यही आपको एवरेज से ऊपर ले जाएगा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ रैंक बनेगी। और सोचिए, एक सही कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा पेपर बदल सकता है। तो ऐसा ही इजी कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ रहे हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जानकारी रखें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या पढ़ना है, क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन? दो न्यूक्लियस है ना, दो न्यूक्लियाई है, हल्के हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं। तो आपस में मिलने से, ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यही प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, जुड़ जाना। यहां मैं लिख दी हूं आपके लिए डेफिनेशन कि इन दिस प्रोसेस टू लाइट न्यूक्लियाई, है ना, टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू मेक अ रिलेटिवली हाई न्यूक्लियस एंड लार्ज एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, समझ आ रहा है? नॉर्मल चीज है ये। बताइए, आपको मालूम है, इसमें ज्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे। अबाउट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, लगभग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है जब दो न्यूक्लियस मिलकर ना, दो न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं। एक न्यूक्लियस बनने में जितना एनर्जी निकलती है, कितना निकलती है? इतना। ठीक है, और आपको पता ही है कि कोई भी जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो ग्राफ था, उसमें याद है ना, ऐसे बना था, ऐसा था। तो जिसका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो इधर जा रहा है, जिसका न्यूक्लियर फिजन हो रहा था इधर वाले का, वो इधर आ रहा था, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इन फ्यूजन एंड फिजन प्रोसेस, और चार ऑप्शन दिया हो, in fusion and fission process the binding energy per nucleon is, ठीक है, the value of binding energy per nucleon is, और चार ऑप्शन दे दिए कि फ्यूजन में बढ़ता है, फिजन में घटता है, या फिर फिजन में बढ़ता है, फ्यूजन में कम होता है। ठीक है, ऐसी दे दिया कि फ्यूजन फिजन दोनों में कम होता है, फ्यूजन और फिजन दोनों में एक साथ बढ़ता है, ऐसे चार ऑप्शन दे दिए। तो इस टाइप का एक जो पॉइंट मैं लिख दिया हूं, क्योंकि ये हम जानते तो हैं लेकिन एग्जैक्ट उस मोमेंट पे हमें याद नहीं आती। ठीक है, तो ये है, तो इतना ही याद रखें। बाकी अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन, ये हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, ये देखो, दो हाइड्रोजन को मैं ऐड कर रहा हूं, दो हाइड्रोजन को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 112 मास हो गया। ठीक है, और ये 1 को यहाँ 1 ही रखता हूं और एक 1 बच गया, और ऊपर 0, एक्चुअली ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है, और पॉजिट्रॉन के साथ एक पार्टिकल हमेशा निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। ये क्या है, न्यूट्रिनो, जिसको मैं पार्टिकल फिजिक्स में बता चुका हूं, जब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया हूं पुराने लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 8, तो उसमें मैं बता चुका हूं कि ये न्यूट्रिनो क्या होता है। ठीक है, फिर से एक हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, सेम टू सेम, है ना। अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन है, 4, और कितने यहाँ पे क्या बन जा रहा है, देखो, एक 2 और 2 4 हुआ, और 1 1 2, ये क्या बना, हीलियम, प्लस यहाँ पे 2 ठो क्या है, पॉजिट्रॉन, तो 2 क्या रहेगा, न्यूट्रिनो, और है ना, न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, ये एनर्जी निकला, कितना निकला, लगभग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 10। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें ज़्यादा और नहीं पढ़ना। ये हमारा न्यूक्लियर फिजन का ख़त्म होता है, इसमें ज़्यादा जानकारी मत रखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, 3 प्रकार के डीके हैं। तो उससे पहले हम ये जान जाएंगे कि अल्फा रे क्या होता है, बीटा रे क्या होता है और गामा रे क्या होता है।
ये तीनों जानने के बाद हम अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके पढ़ेंगे, क्योंकि तीन या फिर तीनों को एक साथ थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, फिर एक एक करके सबको सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर डीके। अब न्यूक्लियर डीके क्या है, तो पहले ही मैं ये चीज बता चुका हूं कि कई न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। तो न्यूक्लियर डीके कब करेगा, है ना, कब ये होगा, जब न्यूक्लियस कैसा हो, अनस्टेबल हो। जब न्यूक्लियस कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो डीके करेगा। ठीक है, मतलब वो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन या कुछ और जो भी है मैं आपको बताता हूँ डीके में, है ना, तो वो निकालेगा अपने से बाहर ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीके। ठीक है, लेकिन इसके जो रीजन होते हैं, रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ डीके, तो डीके के जो रीजन हैं, रीजन अलग अलग होते हैं, सिर्फ एक ही रीजन के कारण डीके नहीं होंगे, डिफरेंट रीजन होते हैं कि डीके हो क्यों रहा है। तो डिफरेंट रीजन होने के वजह से अलग अलग पार्टिकल, यहाँ से पार्टिकल या रेडिएशन बोल लो, डीके मतलब वहां से निकलता है, बाहर निकलता है। क्षय बोलते हैं हिंदी में, न्यूक्लियर नाभिक के क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यूक्लियर डीके क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, क्षय बोलते हैं। डीके मतलब क्षय होना, पार्टिकल का क्षय होना, अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, ऐसा लिखा रहता है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, ऐसा नाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डीके हुआ, तो डीके के कारण अलग अलग होने की वजह से अलग अलग पार्टिकल्स डीके करते हैं। ठीक है, अल्फा डीके, ठीक है, अल्फा डीके, इसका कारण क्या है, ये कब हमें मिलेगा, ऑकर व्हेन न्यूक्लियस, मतलब जिस न्यूक्लियस से पार्टिकल निकल रहा है, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो न्यूक्लियस इज टू लार्ज। ठीक है, अगर जो न्यूक्लियस है जिससे डीके हो रहा है, अगर जो न्यूक्लियस है जिससे डीके हो रहा है वो बड़ा साइज का है, तो बड़ा साइज का उसमें से क्या निकलेगा, अल्फा डीके होगा। अच्छा, सीधा सीधा कभी कारण पूछते हैं अल्फा डीके होने के कारण क्या है, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये, ठीक है। दूसरा है बीटा डीके। बीटा डीके का कारण क्या है, ये तब मिलता है N/P, एन लिखा नहीं, एन है, N/P रेशियो। ठीक है, अगर N/P रेशियो करेक्ट नहीं है ना, करेक्ट बोलने का मतलब प्रॉपर बोल सकते हो आप, इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो N/P रेशियो क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा। तो N/P रेशियो अगर प्रॉपर नहीं है तो बीटा डीके होगा। तीसरा बचा और लास्ट गामा डीके। ठीक है, गामा डीके कब करेगा, जब ये ट्रांजिशन हो, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में चले जाए। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक दो चीज़ें समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, एक मैं N/P रेशियो समझाऊंगा और गामा डीके को अभी पहले गामा डीके समझ लो। मान लो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम किस में बदला, बेरियम में बदला, तो यूरेनियम क्या कहलाएगा, पेरेंट न्यूक्लियाई। ये क्या हुआ, पेरेंट, और ये क्या हुआ, डॉटर। ये क्या हुआ, डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब पेरेंट डॉटर में, है ना, कन्वर्ट हो जाएगा, तो पेरेंट न्यूक्लियाई का क्या होगा, एक एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, और डॉटर न्यूक्लियर, जो डॉटर है उसका भी एक अलग एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो जब पेरेंट न्यूक्लियाई, ये पेरेंट है और ये डॉटर है, ठीक है, तो पेरेंट से जब डॉटर में ट्रांजिशन होता है तब एनर्जी निकलती है या रेडिएशन निकलता है, जिसको हम बोलते हैं गामा रे, अल्फा। क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक है, अब ये एक्चुअल में एक ही लेवल नहीं होता, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लेवल होंगे। तो डायरेक्ट अगर ग्राउंड स्टेट में आ गया, है ना, या कहीं भी आए, जैसे यहां से यहां आ गया,
इस जगह आ गया तो भी क्या निकलेगा अल्फा। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ देखो डॉटर जो न्यूक्लियाई है उसके पास देखो ये नीचे वाला ग्राउंड स्टेट है और ये वाला क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो जब न्यूक्लियस कहाँ पे रहे एक्साइटेड स्टेट में है ना। अब लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक वो रह नहीं पाएगा। हर पार्टिकल हर इलेक्ट्रॉन है ना जो भी चीज है वो कहाँ जाना चाहता है ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है। तो ग्राउंड स्टेट में आएगा थोड़े समय तक रुकेगा एक्साइटेड स्टेट में फिर ग्राउंड स्टेट में जाकर गिर जाएगा। तो जब यहां से वो अपने आप नीचे गिरेगा तो एक और यहाँ पे एनर्जी निकलेगी इसी को बोलते हैं गामा रेडिएशन। समझ गए। मतलब जब न्यूक्लियस ट्रांजिशन के बाद है ना जो न्यूक्लियस है वो ट्रांजिशन के बाद एक्साइटेड स्टेट में रह जाए है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में होने के कारण उनके पास कुछ एनर्जी रहती है सरप्लस एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को है ना रिलीज करेगा ग्राउंड स्टेट में आकर ठीक है ना। तो जितना रिलीज किया वही गामा रेडिएशन है। मतलब ये वाला गामा रेडिएशन कब मिलेगा हमको ऑकर व्हेन न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में हो ठीक है। ऑकर व्हेन न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट एंड हैव सरप्लस एनर्जी ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो उसके पास सरप्लस एनर्जी रहेगी। उस एनर्जी के होने के कारण वो नीचे गिरेगा। जब नीचे ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितना जो रेडिएशन बाहर इमिट होगी उसे ही हम लोग गामा रेडिएशन कहेंगे। तो ये हो गया अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके तीनों के कारण अलग अलग हैं तो रीजन अलग होने के कारण अलग अलग डीके हुआ। n/p रेशियो क्या कहता है। तो अभी आप देखिए बीटा पार्टिकल क्यों निकलता है क्योंकि n/p रेशियो जो है वो प्रॉपर नहीं होता है ना। तो n/p रेशियो क्या है उसे समझाने के लिए मैं यहाँ छोटा सा टॉपिक लिख दिया हूँ ठीक है। इसको समझ लो अच्छे से। देखो n/p n क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है। और p या फिर z क्या है अगर p बोलूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो। अच्छा देखो हाइड्रोजन का 1 होता है फिर आता है हीलियम का होता है 2 हीलियम 4 फिर आता है लिथियम होता है 3 और 6 फिर आता है बेरिलियम कितना होता है 4 और 8 फिर आता है कार्बन नहीं बोरॉन 5 10 फिर आता है कार्बन 6 और 12 कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन 7 14 फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8 और 16 फिर आता है क्या फ्लोरीन 9 और 18 फिर आता है नियॉन है ना ये होता है 10 और 20 इसके बाद आता है सोडियम 11 और 23। यहां तक मैं लिख क्यों रहा हूं क्यों लिख रहा हूं ताकि आप लोग मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझ जाएं। यहां से देखना यहां से हीलियम का ये क्या है 2 तो ये कितना है दुगना है 4 इसका मतलब क्या है 4 में 2 गया कितना बचेगा 2 मतलब प्रोटॉन कितने हैं 2 है। ये दिख रहा है ना ये जो दिखता है वो क्या होता है प्रोटॉन और इसमें से इसको माइनस करेंगे जो आएगा वो न्यूट्रॉन। तो ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है 4 - 2 है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन दोनों सेम हुए। यहां पे देखो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा 3 प्रोटॉन और 3 ही न्यूट्रॉन होंगे। यहां पे देखो 4 प्रोटॉन और 4 ही न्यूट्रॉन है माइनस करोगे तो 5 प्रोटॉन 5 ही है 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी 6 7 प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी 7 8 प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी 8 है ना। यहाँ पे देखो 9 है प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन भी 18 - 9 9 है ना। अगर 10 है प्रोटॉन तो 20 - 10 10 ही आ रहा है तो 10 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे देखो 11 प्रोटॉन है लेकिन 12 न्यूट्रॉन है तो 20 तक है ना एटॉमिक नंबर 20 तक क्या रहता है सब चीज ठीक रहता है। एटॉमिक नंबर 20 तक बढ़िया चलता है सिस्टम जस्ट जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। अब अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा जैसे यहाँ 1 है और इधर भी 1 है। अगर ये 2 है इधर भी 2 है तो फिर ये साथ साथ बढ़ेंगे
ऐसे आपस में यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, और साथ में उसको अगर मैं खींच दूँ लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है ना। अगर मैं प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ग्राफ खींचूं तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा बढ़ा है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन कितना है 12, एक बढ़ा, ऐसे धीरे 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 बढ़ेगा, एकदम फड़ाक से नहीं बढ़ जाता, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा करते करते जब हम यूरेनियम तक जाते हैं तो यूरेनियम 92 और 238 ले लो, तो इसके लिए प्रोटॉन कितना है देखो 92, है ना, और मास नंबर 238, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, इसे माइनस कर देंगे, 8 में 2 गया 6, ठीक है, और 23 में 9 गया ये 146, तो न्यूट्रॉन कितना है देखो 146, जबकि प्रोटॉन कितना है 92, लगभग लगभग दुगना हो गया है, दिख रहा है आपको। तो न्यूट्रॉन अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोटॉन कम रह जाता है। तो इसीलिए जो ग्राफ सीधा ना जाकर, अगर मैं यहां बोलूं यहां तक 20, कहां तक 20 तक लगभग सेम होता है। इसके बाद जो ग्राफ है वो सीधा ना जाकर थोड़ा ऐसे न्यूट्रॉन की तरफ मुड़ जाता है, किसकी तरफ, न्यूट्रॉन की तरफ मुड़ जाता है। अब देखो आगे जो जाने वाला जो लाइन है वो ऊपर ज्यादा गया है ना, मतलब न्यूट्रॉन का ज्यादा वैल्यू है, जबकि इस साइड कम गया है, ये ग्राफ जो है इस साइड कम गया है, मतलब प्रोटॉन कम बढ़ा है न्यूट्रॉन की तुलना में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऐसा हम लोग एक स्टेबिलिटी ग्राफ बनाते हैं ऐसा। अब जो भी मटेरियल इस ग्राफ के बीच में आएगा, इसके बीच में, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है, स्टेबिलिटी कर्व है, स्टेबिलिटी कर्व। तो जो भी इस कर्व में वेरी करेंगे, जो इस कर्व में आएंगे वही स्टेबल होगा, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो अनस्टेबल है, जो अनस्टेबल है वो डीके करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ बीच में है वो स्टेबल, तो स्टेबल होने के लिए n/p रेशियो होता है, n/p बोलो चाहे n/z बोलो, इसका वैल्यू होता है 1.7, इसको याद रखना। हम न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों डिवाइड करेंगे, उसका वैल्यू 1.7 के आसपास होना चाहिए, अगर इसके आसपास है तो फिर वो स्टेबल है, इसको याद रखना, ठीक है, तो स्टेबल है। अब सोचो जो इस ग्राफ में नहीं है, जो इस साइड है ग्राफ में या इस साइड है, वो अनस्टेबल है। मान लो एक पार्टिकल यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब इस पार्टिकल को कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेबल, अभी ये अनस्टेबल हो गया है, इसको स्टेबल होने के लिए इसके बीच में आना पड़ेगा, तो ये किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, है कि नहीं, मतलब इधर वाले राइट जाएंगे, इधर जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा, इस साइड आएगा, ताकि वो इस कर्व के बीचों बीच आ जाए और स्टेबल हो जाए। क्लियर बात। अब ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है ना, जो ग्राफ है प्रैक्टिकल से ग्राफ आया है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, इधर वाला जब इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा ना, प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है। तो इधर जो है उसका न्यूट्रॉन ज्यादा है, इधर जो रहेगा उसका न्यूट्रॉन ज्यादा है ना, और वो उधर जाना चाहता है, उधर जाने के लिए उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्रोटॉन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटॉन को बढ़ाएगा तो जितने भी न्यूट्रॉन अपने पास रहेगा, मतलब उसके पास रहेगा, उसको क्या करेगा, प्रोटॉन में बदलना शुरू करेगा, ठीक है। जितना उसके पास न्यूट्रॉन रहेगा उसको किस में बदलेगा, प्रोटॉन में बदलना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो, मतलब चार्ज 0 और मास 1, ठीक है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है 1 प्रोटॉन क्या होता है 1 मतलब 1 चार्ज और 1 उसका मास, ठीक है। तो इसको क्या करो, बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे देखो एक चार्ज वाला, मतलब माइनस चार्ज वाला कोई ना कोई पार्टिकल आएगा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे, तब ये पार्टिकल इधर जाएगा, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो क्या निकालेगा अपने से, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब कि बीटा माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इधर जो रहेगा वो क्या करेगा, बीटा डीके करेगा, जो इस साइड रहेगा जिसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा वो यहाँ पे जाने के लिए प्रोटॉन को छोड़ प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं बीटा डीके, ठीक है, मतलब बीटा माइनस। जो इस साइड रहेंगे उसके पास पहले से ही प्रोटॉन ज्यादा है, वो इधर आना चाहते हैं इस साइड, तो इस साइड आने के लिए उसको अपने प्रोटॉन को कम करना पड़ेगा, तो प्रोटॉन को कम करेगा
तो प्रोटॉन कम कैसे होता है, न्यूट्रॉन में बदल कर। तो प्रोटॉन पहले से ऐसा है, ये न्यूट्रॉन ऐसा होता है। अब इसको तो यहाँ पे एक 1 बच गया, बैलेंस करके देखो +1। पॉजिट्रॉन मतलब कि बीटा प्लस डीके, ये क्या है, ये बीटा प्लस। तो जो इस साइड होंगे वो बीटा प्लस डीके करके इधर आएंगे, इधर जो रहेंगे वो बीटा माइनस डीके करके इधर आएंगे। तो जिनका n/p रेशियो प्रॉपर नहीं रहेगा वो कुल मिलाकर बीटा डीके करके स्टेबिलिटी को अपना अटेन करेगा, ठीक है। और इस प्रकार बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके के कारण था, छोटा सा बता दिया, आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो n/p रेशियो समझ गए, अल्फा बीटा और गामा डीके का कारण भी समझ गए कि किस कारण से वो निकलता है। अभी बहुत सारे बच्चे अल्फा बीटा गामा डीके ऐसा आसानी से जो फॉर्मूला पढ़ लेते हो ना कि अल्फा निकलने से ये होगा, बीटा निकलने से ये होगा, उतना पढ़ना पर्याप्त नहीं है। पूरा प्रॉपर पढ़ाई करना है स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इन तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में जान जाते हैं कि अल्फा डीके जब होगा, बीटा डीके जब होगा या गामा डीके जब होगा तो उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कैसे क्या क्या कर सकता है वो, हमें कैसे उससे बचना होगा, या बचने का है कि नहीं भी बचना है, कि बचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि सूर्य की रोशनी आती है, हमें एकदम इससे बचने की उससे जरूरत नहीं है, तो हम आसानी से बाहर निकल जाते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इधर देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं अल्फा रे, अल्फा किरण की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो पहला जो हीलियम होता है ना, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। जो हीलियम एटम है ना, उसमें से जो बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे जो तो बचेगा क्या, न्यूक्लियस बचेगा। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस बचा, जिसमें क्या है, 2 प्रोटॉन रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये रियल मायने में अल्फा क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है, समझ जाओ, ठीक है। सेकेंड, इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव 2 होता है, जितने प्रोटॉन +2 होता है ना, तो ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मास कितना होता है, तीनों में से सबसे ज्यादा कितना मास होता है, तीनों में सबसे ज्यादा कितना, 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का जितने हमको पीरियोडिक टेबल पर जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, उन सभी एलिमेंट्स का जो मास नंबर होता है, उस मास नंबर का किलोग्राम में नहीं रहता, किसमें होता है, AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब AMU को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोटॉन का मास जानते हो ना, 1.6, आगे 1-2 डिजिट और इंटू 10 की पावर -27, आपको याद होगा 1.6 है ना, 7 ऐसा समथिंग है, इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो अगर आपको AMU को, एक AMU को बदलना हो तो क्या लिखोगे, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो एक AMU को बदलना है तो इतना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब AMU को हटाओ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो किलोग्राम में आंसर आपका आ जाएगा। ये मैं आपको अलग से बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है। एटॉमिक 1 AMU का वैल्यू ये होता है। अब देखो आयोनाइजिंग पावर मतलब क्या होता है कि ये एयर को, है ना, एयर से ट्रैवल कर रहा है या एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है, तो अपने आसपास के चीज़ों को या एयर को, है ना, कितना आयोनाइज कर देगा, उसका आयोनाइज मतलब आयनीकरण, हिंदी में बोलते हैं आयनीकरण, कितना कर देगा, सबसे ज़्यादा अल्फा ही करता है। तो आयोनाइजिंग पावर के हिसाब से, है ना, अगर मैं उसका ये बताऊं कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो ऐसा होगा, अल्फा का सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम बीटा का, उससे कम गामा का होता है। आयोनाइजिंग पावर बात कर रहा हूं मैं ना, आयोनाइज करने वाला। जबकि सेकेंड क्या है, पिनिट्रेटिंग पावर है। पिनिट्रेटिंग पावर क्या कहता है कि कितना भेद देगा, मतलब किसको पार करके आर पार चला जाएगा वो। तो अल्फा पार्टिकल का सबसे कम होता है। ये देखो क्या लिखा हूं यहाँ, पेपर शीट, जो नॉर्मल पेपर शीट होता है, या फिर स्किन, जो हमारा स्किन है, तो हमारे स्किन को भी पार नहीं कर पाता, पेपर शीट को भी पार नहीं कर पाता। एक्चुअली यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, कौन इसको रोक सकता है, तो ये पेपर शीट या स्किन इसको, अल्फा पार्टिकल को रोक सकता है, इसको पार करके वो नहीं जा सकता। स्पीड कितना होता है, जो लाइट का स्पीड होता है c, है ना, उसका 5% से 10% के आसपास बीच में होता है। अब ये वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके कारण है, अल्फा पार्टिकल का कुछ बताऊंगा जब मैं आगे जाऊंगा तो मालूम चलेगा कि स्पीड क्यों ऐसा वेरी करता है। तो 5% से 10% के बीच
ये है ना लाइट की स्पीड के इसका स्पीड होता है, ठीक है। अब इधर मैं फटाफट बात कर लेता हूं, देख लो बीटा पार्टिकल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, जो एकदम फास्ट मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन है तो उसको बीटा माइनस डी के बोलते हैं, अगर पॉजिट्रॉन है तो बीटा प्लस डी के बोलते हैं। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन ही बीटा रेडिएशन है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या था, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, तो पार्टिकल है। तो ये दोनों अल्फा और बीटा एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल है, कण। तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल नाम सुने होंगे, अल्फा कण बीटा कण या अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल ऐसा बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। चार्ज पता ही है, बीटा माइनस है तो निगेटिव होगा, बीटा प्लस है तो पॉजिटिव होगा, वो तो दिख ही रहा है। मास लगभग 0 होता है, लिखते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को ऐसे लिखते हैं ना अपन 0। अब चार्ज -1 है तो -1 लिख देंगे, +1 है तो +1 लिख देंगे, ऐसा लिखते हैं ना, हाँ। तो मास लगभग 0। आयोनाइजिंग पावर मैं यहाँ बता चुका हूँ कि सबसे ज्यादा अल्फा आयोनाइज करता है, उसके बाद बीटा करता है, फिर गामा लास्ट में जाता है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर बता चुका हूँ, अल्फा का सबसे कम, उससे ज्यादा बीटा का, सबसे ज्यादा गामा का, ठीक है। अब किसको पेनिट्रेट कर सकता है, पेपर के शीट को, है ना, पेपर शीट है अगर, तो पेपर शीट को तो पार कर जाएगा, कौन, बीटा। लेकिन एल्यूमिनियम का अगर कोई शीट हम रखते हैं तो उसको पार नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ऐसा बना दिया, है ना, ये क्या है, पेपर, ठीक है, ये क्या है, एल्यूमिनियम का शीट, एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये वाला, ये या तो लेड है पीबी, या इसी तुम बोल सकते हो कंक्रीट दीवार। देखना अभी बता रहा हूं। तो अल्फा को आप देखिए, अल्फा कैसे करेगा, पेपर शीट को पार नहीं कर पाएगा, कौन पार नहीं कर पाएगा, अल्फा। बीटा पेपर शीट को तो पार कर जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम को पार नहीं कर पाएगा, वहां पे जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन जो गामा होता है ना, वो पेपर शीट को पार कर जाएगा, एल्यूमिनियम को ही पार कर जाएगा, और लेकिन इसको पार नहीं कर पाता है। देखो किसको, गामा रेडिएशन क्या है, ये रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तरंग, ये कुछ इस प्रकार होता है, इसलिए गामा पार्टिकल नहीं होता, गामा रेडिएशन है, ठीक है, गामा पार्टिकल नहीं है एक्चुअल में, है ना। ये क्या होता है, वेव्स होते हैं। इसके चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल, 0 चार्ज होता है। आयोनाइजिंग पावर ये पहले बता चुका हूं, सबसे कम। पेनिट्रेटिंग पावर बता चुका हूं, सबसे ज्यादा, सबसे, तो लेड का सीट या फिर कंक्रीट की दीवार को पार नहीं कर पाता। इसीलिए देखना देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, उन लोग के लिए एक अलग से कंक्रीट, है ना, अंडरग्राउंड कंक्रीट से बना हुआ एक रहने के लिए, रुकने के लिए जगह बनाते हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो उन लोग, है ना, वहाँ अपने क्या बोलना चाहिए, कंक्रीट से बना हुआ अंडरग्राउंड जो रहने के स्थान है, वहाँ पे जाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, एकदम सुरक्षित। वहाँ खाने पीने सब सामान पहले से उन लोग भर के रखे रहते हैं, ठीक है, पहले से उनको मालूम है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ जाना पड़ सकता है। इसीलिए वहाँ सब कुछ, खाने पीने, नहाने धोने, कपड़ा पहनने, हर चीज़ का व्यवस्था उन लोग अपने कंक्रीट से बने हुए, है ना, अंडरग्राउंड जो रूम्स रहते हैं वहाँ रखे रहते हैं। तो क्योंकि उसको गामा रेडिएशन पार नहीं कर पाता, और गामा रेडिएशन उसको कंक्रीट से पार होकर नहीं जा पाएगा अंदर, तो उन्हें सुरक्षित हैं। गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यही तो निपटा देता है लोगों को। अच्छा, अगर गामा रेडिएशन अगर हमारे हमसे होकर गुजरे तो हमारे स्किन अपने आप गल गल के गिरने लगेगा, ठीक है, एकदम ऐसे गल गल के गिरने लगेगा। ये आँख यहाँ पे है, वो ऐसे गल के ऐसे नीचे आ जाएगा, हर चीज़ अलग अलग, समझ रहे हो, है ना, पूरा हम ऐसे नीचे में तरल के समान बिखर जाएंगे। बहुत टाइम लगता है उसमें, लेकिन कुछ ही दिन में मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बोल दिया मैं, अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है तो फिर कुछ घंटों में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन घंटों में तो नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। दर्दनाक मौत में बताया था ना एग्जाम्पल, वही वाला सिस्टम है इसका, ठीक है। तो ये मैं बता दिया अल्फा, बीटा और गामा तीनों के। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, ठीक है। इन तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये मैं सभी आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके को फिर हमको पढ़ना है, तो उसे हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।